तो आज हम बात करेंगे कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान, जिसमें जो है कि आपका अगला चैप्टर होगा जनन स्वास्थ्य, या जिसको हम कहते हैं जो है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है ना। यहाँ से भी जो है कि आपके प्रश्न जो है कि बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो है कि कौन कौन से जो है कि बच्चे जो है कि इस क्लास को देख सकते हैं। तो यूपी हो गया, यूपी बोर्ड के बच्चे, बिहार बोर्ड के और एमपी बोर्ड के बच्चे। ठीक है ना। तो इसको जो है कि आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, तीसरा अध्याय है आपका जीव विज्ञान का। इसके पहले दो अध्याय जो कि हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है। दो अध्याय जो पहला जो कि अध्याय था आपका पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। दूसरा दूसरा जो अध्याय था वो था जो है कि जनन, आ, मानव जो है कि जनन। ठीक है। मानव जनन जिसे हम कहते हैं ह्यूमन जो है कि रिप्रोडक्टिव। ठीक है। और ये है तीसरा आपका जो है कि जनन स्वास्थ्य, जिसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है ना। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ना है। ठीक। और जो है कि हम बता दें आपको कि ये वीडियो जो है कि बड़ा ना हो, इसलिए मैंने क्या किया है कि मेरे पास इसका नोट्स है। ठीक है। तो इसका जो है कि आपको जो सारी चीज़ें होंगी वो साइड में यहाँ पे जो है कि आपको दिखाई देगा। ठीक है ना। तो आप चाहो तो अच्छे से जो है कि नोट्स भी बना सकते हो। अब मैं ये भी बताऊंगा कि 2025 में आपका कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। ठीक। अब कौन कौन से इसमें टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ें है नहीं, तो यहाँ पे लिख के पढ़ाना जो है कि ज़्यादा समय लग जाएगा। इसलिए जो है कि मैंने क्या किया है, आपका लगभग जो है कि 1 घंटे में ये पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसीलिए मैंने क्या किया कि इसका जो है कि मैं जो पीडीएफ है उसका, इसलिए मैंने क्या किया कि जो पीडीएफ है, ठीक है ना, उसको जो है कि मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा साइड में, और इसके बारे में जो है कि आपको अच्छे से डिटेल में जो है कि समझा देंगे। ठीक है ना। और कौन कौन सी टॉपिक इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको भी जो है कि मैं क्या कर दूंगा, हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है ना, बता भी दूंगा। ठीक है। और कौन कौन से 2025 में पूछा गया था उस चीज को भी मैं बताऊंगा। ठीक है ना। तो आपको जो है कि ये साइड में क्या होगा, ये सारी चीजें आपको दिखेगा अच्छे से। ठीक। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो क्या है आपका जो है कि अगला चैप्टर जो है कि चैप्टर अध्याय, तो जन्म जो है कि स्वास्थ्य, जिसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे साइड में, तो आपका जो टॉपिक है मुझे इस टैब में दिखाई देगा। ठीक है ना। तो आपको साइड में जो क्या दिखेगा, तो पहला आपको जो है कि इसमें हेडिंग क्या है, जनन स्वास्थ्य क्या होता है। तो देखिए जनन स्वास्थ्य के बारे में बात करें, सारा टॉपिक जो है कि मैं इस साइड में लिखता भी जाऊंगा। ठीक। जनन स्वास्थ्य ये क्या होता है। तो देखिए डब्ल्यूएचओ ने जो है कि इसके लिए एक परिभाषा दिया है। डब्ल्यूएचओ क्या होता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है। ठीक ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने क्या किया, स्वास्थ्य की परिभाषा दिया है। इस स्वास्थ्य की परिभाषा जो है कि इसके अनुसार है क्या, तो इन्होंने कहा कि कोई भी जो है कि जो पर्सन होगा वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, ठीक है, और शारीरिक और जो है कि मानसिक और भावात्मक रूप से, इन सभी पहलुओं में जो है कि वो स्वस्थ होना चाहिए। इन सभी पहलुओं में क्या होना चाहिए, वो जो है कि स्वस्थ होना चाहिए। तभी हम जो है कि उसे, उस मानव को हम स्वस्थ मान सकते हैं। इन सभी पहलुओं में उसको क्या होना चाहिए, इन सभी पहलुओं में जो है कि उसको सकुशलता होनी चाहिए, तभी हम उनको स्वस्थ मान सकते हैं। मानसिक, शारीरिक और जो है कि भावात्मक। ठीक है ना। मानसिक जो है कि, शारीरिक और जो है कि भावात्मक कर लो, इन सभी पहलुओं में सकुशलता होनी चाहिए, तभी जो है कि उस व्यक्ति को हम स्वस्थ मान सकते हैं। ठीक। अन्यथा जो है कि वो व्यक्ति क्या होगा, स्वस्थ नहीं होगा। आप कहेंगे इसका क्या मतलब है, तो देखिए शारीरिक रूप से मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति जो होगा न ज्यादा जो है कि मोटा होना चाहिए, न ज्यादा जो है कि वो दुबला पतला होना चाहिए। ये होता है शारीरिक जो है कि रूप में। ठीक है। तो शारीरिक रूप से क्या, तो इसे समझ गया, न ज्यादा मोटा होना चाहिए, न ज्यादा जो है कि वो दुबला पतला होना चाहिए। ठीक है। तो डब्ल्यूएचओ ने ऐसा परिभाषा दिया। फिर जो है कि मानसिक रूप का मतलब, तो वो मानसिक रूप से जो है कि वो स्वस्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं नहीं है कि किसी को भी जो है कि क्या किया, किसी से बात करा है, बात करते रहते जो किसी को गाली दे दिया,
या कोई बच्चा उसको परेशान कर रहा है तो उस बच्चे को मार दिया या उस बच्चे को जो है कि गाली दे दिया, ठीक है। तो ये मानसिक रूप से भी क्या होना चाहिए, वो स्वस्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर बात पे जो है कि वो गाली देता हो, चाहे उसका जो है कि अजीब व्यवहार हो, ठीक। तो ये जो है कि मानसिक रूप से जो है कि स्वस्थ होना चाहिए वो। और सामाजिक रूप से भी, सामाजिक रूप का मतलब होता है जैसे समाज में रहते हैं तो समाज में क्या होता है कि लोगों से उसका व्यवहार कैसा है, लोगों से उसका व्यवहार कैसा है। जैसे बहुत लोग होते हैं समाज में जो लोगों से क्या करते हैं, आसपास में जो पड़ोसी होते हैं उनसे झगड़ा करते रहते हैं, ठीक है ना, तो उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता है। तो वही कहा सामाजिक रूप से भी जो है कि क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, उसका व्यवहार जो है कि सही होना चाहिए, अन्यथा जो है कि उसको हम स्वस्थ नहीं मान सकते हैं। तो WHO जो है कि WHO के अनुसार जो परिभाषा है, इस परिभाषा के अनुसार यदि देखा जाए तो संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो स्वस्थ हो, क्योंकि उन्होंने परिभाषा ही ऐसा बना दिया कि शारीरिक रूप से मतलब शरीर में उसके किसी भी प्रकार का कब जो है कि कट न हो, जैसे किसी का हाथ नहीं होता है, किसी का पैर नहीं होता है कोई व्यक्ति जो है कि अंधा होता है, ठीक है। तो ये शारीरिक रूप हो गया, या जो कि वो व्यक्ति ज़्यादा जो कि मोटा नहीं होना चाहिए, ना व्यक्ति ज़्यादा पतला होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया शारीरिक शारीरिक जो एक रूप हो गया। फिर जो है कि मानसिक रूप का मतलब मैंने आपको अभी बताया कि कोई मान लो कि बच्चा परेशान कर रहा है तो उसको गाली दे दिया, मार दिया, ठीक है, या किसी हर बात पे जो है कि वो गाली देता हो, तो मानसिक रूप से सही नहीं है, स्वस्थ नहीं है। फिर सामाजिक रूप से मतलब उसका व्यवहार कैसा है समाज में, तो मैंने वो बता दिया आपको कि बार बार जो है किसी से झगड़ा करना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसके अनुसार देखा जाए तो कोई व्यक्ति जो है कि WHO के अनुसार कोई व्यक्ति जो है कि स्वस्थ नहीं माना जाएगा। ऐसा है, इन्होंने क्या किया है, परिभाषा ही बना दिया है, ठीक है ना। तो ये WHO के अनुसार जो है कि आप परिभाषा ले सकते हो, ठीक है। तो आपको जो है कि साइड में स्क्रीन पे जो है कि यहाँ पे साइड में जो है कि आपको ये दिख रहा होगा इसकी परिभाषा, तो आप नोट्स बना सकते हो। ये परिभाषा आपको जो है कि 1-2 नंबर का पूछ लिया जाता है कि WHO के अनुसार जो है कि मानव स्वास्थ्य की परिभाषा लिखी, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। और नोट में जो है कि आप एक चीज देख सकते हैं कि जो स्वास्थ्य दिवस होता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को। कब मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है कि याद रखिएगा 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब जो है कि 7 जो है कि अप्रैल को, ठीक। अब विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, तो 11 जुलाई को। कब मनाते हैं, 11 जो है कि जुलाई को। तो ये भी याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, तो 7 अप्रैल को। और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, तो 11 जुलाई को, ठीक है। चलिए अगला हेडिंग क्या आपका है, जनन स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं। तो चलिए देखते हैं कि जनन स्वास्थ्य संबंधित जो है कि समस्याएं क्या होती है। जनन स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं, देखिए तो पहली समस्या है बाल विवाह। जनन स्वास्थ्य, ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव जो है कि हेल्थ। तो जनन संबंधित जो समस्याएं होती है वो चीज हमको देखना है कि क्या क्या इसका जो है कि रीजन हो सकता है। तो पहला रीजन जो है कि बाल विवाह करना। तो पहले की जो प्रथा थी जो है कि आप जो है कि इतिहास पढ़े होंगे, सुने होंगे, ठीक है। तो बाल विवाह जो है कि मतलब कम उम्र में भी क्या करना, बाल्यावस्था में जो है कि विवाह कर देना। तो बाल्यावस्था में विवाह कर देना जो है कि ये भी क्या है, जनन स्वास्थ्य का जो है कि कारण बन जाता है। क्योंकि जो स्त्री होगी, जो महिला होती है, ठीक है ना, उसके कम उम्र में जो है कि विवाह कर देने से जो है कि बहुत सारी समस्याएं जो है कि उत्पन्न हो जाती थी। क्यों, जैसे मान लें कि उसका संतान उत्पन्न हो रहा है या संतान की उत्पत्ति, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, बच्चे को जन्म देते समय या तो बच्चा जो है कि मर जाता था, या तो जो है कि माँ, या तो दोनों। क्योंकि वो कम उम्र में जो है कि विवाह कर देने के कारण जो है कि जन्म संबंधी बहुत सारी जो है कि समस्या उत्पन्न हो जाती थी, जिसके कारण जो है कि दोनों की मृत्यु हो जाती थी, या तो बच्चे की या तो जो है कि माँ की, ठीक है। तो बाल विवाह कर देना जो है कि ये भी क्या है, जन्म संबंधित जो है कि स्वास्थ्य संबंधित समस्या है। दूसरी समस्या क्या थी, कम उम्र में जो है कि बार बार जो है कि गर्भ धारण करना। मतलब कम उम्र में जो है कि जो महिला है बार बार जो है कि गर्भ धारण करती है, तो ये भी एक क्या हो जाती है, समस्या है जो है कि जन्म स्वास्थ्य का, ठीक है। दूसरी समस्या क्या है, प्रसवोत्तर देखभाल की कमी। प्रसवोत्तर का मतलब होता है जैसे मान लो कि बच्चे का जन्म हो गया, प्रसवोत्तर का मतलब क्या होता है, बच्चे का, देखो जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय उसको बोला जाता है प्रसव, ठीक है।
तो प्रसव उत्तर मतलब प्रसव मतलब बच्चे का जन्म हो चुका है, तो उसके बाद जो है कि देखभाल में जो कमी आ रही है उसी को बोलते हैं जो है कि हम, ठीक है ना। तो ये भी जो है कि जनन स्वास्थ्य संबंधित क्या हो जाएगी, समस्या हो जाएगी कि मतलब जन्म हो गया, बच्चे का देखभाल नहीं कर रहे हैं, माँ का जो है कि देखभाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, जैसे जो जनन अंग होता है उसकी साफ सफाई नहीं रखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो है क्या कर सकते हैं कि इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, तो बहुत सारी समस्याएं जो है कि वहाँ पे उत्पन्न हो सकती हैं जनन संबंधित, ठीक है ना। अगला क्या है, जनन अंगों की अस्वच्छता के कारण, तो वही बात होगी कि जो जनन अंग होते हैं उसकी अस्वच्छता मतलब जो है कि स्वच्छता नहीं रखते हैं, तो वहाँ पे जो है कि इन्फेक्शन वगैरह होने का जो है कि डर रहता है, ठीक है। शिशु मृत्यु दर मातृ मृत्यु दर का अधिक होना, तो मैंने अभी आप इसके बारे में बता दिया आपको कि जो शिशु मृत्यु दर होता है, मातृ मृत्यु दर जो होता है, ये भी जो है कि जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्या है। फिर क्या है, यहाँ पे खाली जो एक छोड़ा गया, ठीक है ना, इस चीज को छोड़ देगा। चलिए आगे देखिए, जन्म नियंत्रण उपायों जैसे गर्भ निरोधकों संबंधित जो है कि अज्ञानता, जो गर्भ निरोधक होते हैं, ठीक है ना, जो गर्भ निरोधक होते हैं उसकी अज्ञानता के कारण भी जो है कि जनन स्वास्थ्य संबंधी जो है कि समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। यौन संचारित रोगों से संबंधित जो है कि जानकारी का अभाव, मतलब कि यौन संचारित संचारित जो रोग होते हैं उन रोगों से जो है कि, है ना, वो जो रोग होते हैं और लोग उस रोग के बारे में लोगों को जो है कि जानकारी नहीं होती, जानकारी का क्या होता है, अभाव होता है, तो ये भी जो है कि एक कारण बन सकता है जनन स्वास्थ्य का, ठीक है। तो ये था जो है कि आपका जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्या। तो ये देखिए प्रश्न जो है कि यहाँ से भी नहीं पूछे जाते, आगे आपको जो है कि मिलेंगे टॉपिक। तो चलिए देखिए क्या करते हैं जो है कि कार्य नीतियाँ, तो इससे संबंधित जो है कि कौन कौन सी नीतियाँ जो है कि सरकार के द्वारा जो है कि चलाई गई थी। तो पहला देखिए क्या है, परिवार नियोजन कार्यक्रम, जो आपका 1991 में चालू किया गया था, चलाया गया था। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, शहरी परिवार कल्याण योजना, व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम, जन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, ठीक है ना। तो इसमें जो है कि आपको ज्यादा याद नहीं रखना है, जो बताऊंगा वही चीज आपको जो है कि ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। इधर के अभी प्रश्न ज्यादा नहीं आते हैं, तो चलिए थोड़ा इसको हम देख लेते हैं पढ़ने में क्या जाता है। तो देखिए पहला चीज क्या है, परिवार नियोजन कार्यक्रम। तो देखिए भारत में क्या किया गया था, ये कार्यक्रम जो है कि आपका 1951 में चलाया गया था। ये जो है कि भारत का पहला ऐसा जो है कि कार्यक्रम था जो राष्ट्रीय स्तर पर चलाया गया था, मतलब पूरे अपने देश में पूरा चलाया गया था ये, अपने देश स्तर पर जो है कि इसको चलाया गया था, उसको बोलते हैं राष्ट्रीय स्तर पे। विश्व में कोई ऐसा जो है कि देश नहीं था जो इससे संबंधित राष्ट्रीय स्तर पे जो है कि कोई योजना चलाया हो। भारत एक ऐसा देश था जो परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पे जो है कि चलाया था, ठीक है, 1951 में। तो ये देख सकते हैं आप जो है कि इसको, ठीक है, कि भारत में परिवार नियोजन का कार्यक्रम 1951 में जो है कि हुआ। जनन स्वास्थ्य के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु यह सर्वप्रथम वो बड़ा प्रयास था। इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर भारत विश्व का पहला ऐसा देश बन गया जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस कार्यक्रम को जो है कि प्राप्त किया गया। परिवार नियोजन का एकमात्र उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण करना था। इसका काम क्या था, जो है कि जनसंख्या को कंट्रोल करना, क्योंकि आप जानते हो कि भारत की जो जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी, अब बढ़ती भी है। ऐसे में जो है कि देखा जाए जनगणना के अनुसार तो भारत जो है कि आपका विश्व में जो है कि पहले स्थान पे आ जाएगा जनसंख्या के हिसाब से। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत क्या हो जाएगा, पहले स्थान पे हो जाएगा, ठीक है। चाहे इसके पहले तो 2011 के अनुसार जो है कि चाइना था और दूसरे पे जो है कि भारत था, लेकिन अब तो भारत आगे चला गया है, लगभग जो है कि 150 करोड़ जो है कि भारत में आबादी हो गई है, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला कार्यक्रम जो है कि आपका है जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। तो इसका उद्देश्य क्या था, देखिए नाम से ये जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, तो जनन संबंधित और जो बाल जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उसके स्वास्थ्य से संबंधित, ठीक है ना, कार्यक्रम जो है कि चलाए गए थे। इसका उद्देश्य क्या था,
तो देखिए उद्देश्य क्या है, पहला शिशु व माँ की स्वास्थ्य की देखभाल करना। शिशु व माँ की स्वास्थ्य की क्या करना, देखभाल करना इस कार्यक्रम का काम था। दूसरा काम क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर व मातृ मृत्यु दर में कमी लाना। ठीक है, क्या करना, कमी लाना, इस जो है कि कार्यक्रम का उद्देश्य। ठीक है, तीसरा इसका क्या उद्देश्य था कि जनसंख्या को जो है कि नियंत्रित करना या जो है कि कंट्रोल करना। ठीक है, तो ये जो है कि इस जो है कि जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम का उद्देश्य था। तो चलिए इन्होंने क्या किया, किस प्रकार से जो है कि इन्होंने अपनी नीतियां जो है कि चलाई। तो कार्य नीतियों के बारे में देख लेते हैं कि जो जनसंख्या नियंत्रण है उसको कैसे कर सकते हैं, जनसंख्या को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, और जो है कि शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी कैसे ला सकते हैं। तो उसके लिए जो है कि सरकार जो है कि क्या करेगी, अपना नीति बनाएगी। ठीक है ना, कार्य नीतियां जो है कि लागू करेगी। ठीक है, तो चलिए उसको देखते हैं। तो आप देख सकते हैं जो कि जन्म एवं बाल स्वास्थ्य सेवा की कार्य नीतियां। तो देखिए पहला चीज क्या है, विद्यालयों में जन्म अंगों से संबंधित जानकारी व यौन शिक्षा को बढ़ावा देना ताकि युवाओं को सही जानकारी मिल सके। मतलब पहला पॉइंट ये कह रहा है कि जो बच्चे होते हैं, ठीक ना, जो युवा होते हैं, उनको जो है कि विद्यालयों में क्या किया जाए, यौन संबंधित जो है कि जानकारी दी जाए। क्या किया जाए, यौन संबंधित जो है कि जानकारी दी जाए। ठीक है, शिक्षा जो है कि दी जाए ताकि युवाओं को जो है कि सही जानकारी मिल सके और इस जो है कि जन्म जो स्वास्थ्य है, ठीक है, उसको बढ़ावा मिले। मतलब होता नहीं है कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको अ, जन्म से संबंधित जो है कि शिक्षा का अभाव होता है। ठीक है, जब शिक्षा का अभाव होता है तो बहुत लोग जो है कि जन्म स्वास्थ्य से जो है कि संबंधित जो है कि उनको बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, जन्म अंगों से संबंधित क्या रहती है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, ग्रसित हो जाती है जो है कि। ठीक है, तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि विद्यालयों में क्या किया जाना चाहिए, जन्म अंगों के बारे में जो है कि जानकारी देनी चाहिए जो है कि युवाओं को, ताकि जो है कि सही जानकारी उनको मिल सके। ठीक है, फिर क्या है दूसरा, श्रव्य दृश्य माध्यमों। श्रव्य मतलब होता है सुनने वाला, ठीक है, सुनना। दृश्य मतलब होता है देखना। तो श्रव्य दृश्य माध्यमों तथा मुद्रित प्रचार सामग्री की सहायता से सरकारी व गैर सरकारी संगठनों द्वारा जनता के बीच जनन संबंधित पहलुओं के प्रति जागरूकता के उपाय किए जा रहे हैं। मतलब कि श्रव्य दृश्य मतलब जैसे मान लीजिए कि टेलीविजन वगैरह देखे होंगे आप, टीवी जिसको बोलते हैं, तो टीवी में देखते हो कि प्रचार वगैरह आता है, उसमें दिखाया जाता है। तो चित्र भी दिखता है, मतलब उसमें दिखाया भी जाता है, मतलब समझाया भी, आपको जो है कि आवाज भी आता है उसमें। ठीक ना, तो वो क्या हो जाएगा, टेलीविजन आपका श्रव्य दृश्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्रव्य दृश्य। तो उनमें देखते हैं कि जो प्रचार आता है तो जन स्वास्थ्य संबंधी जो है कि जानकारी दी जाती है उसमें, कि कैसे जो है कि बचा जा सकता है। ठीक है, ऐसे जो है कि जो सरकारी कह सकते हैं कि जो अस्पताल होते हैं, जो हॉस्पिटल होते हैं, और जो गैर सरकारी होते हैं, जो प्राइवेट होते हैं, कह लीजिए, तो प्राइवेट जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे मुद्रित प्रचार, मुद्रित मतलब जो पोस्टर वगैरह छपवा देते हैं और उसी पोस्टर पे जो है कि लिखा रहता है, जन स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी जो है कि उस पर लिखी रहती है, ताकि लोग जो है कि जाएंगे तो वहाँ पे उस चीज़ को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, और लोगों को क्या होगी, जागरूकता मिलेगी। मतलब लोगों में क्या होगी, जागरूकता का जो है कि बढ़ावा होगा। ठीक है, सही सही जानकारी उनको मिल जाएगी उसके प्रति। ठीक है, तो ये काम जो है कि कर सकती है सरकार। ठीक है, तो ये सरकार की क्या थी, कार्य नीतियाँ थी। तीसरा पॉइंट देखिए क्या है, जनमानस को अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याओं से अवगत कराना। ठीक है, मतलब कि जो जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, अनियंत्रित जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, अब जनसंख्या में वृद्धि होगी तो क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, ये लोगों को क्या करना चाहिए, बताना चाहिए। सरकार क्या करेगी, लोगों को जो है कि इसके बारे में बताएगी कि जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या क्या समस्या आएंगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो खाने पीने की जो कि राशन भी बढ़ेंगे, ठीक है, अनाज भी चाहिए, ठीक है, रहने के लिए जो है कि आवास चाहिए, जो है कि पढ़ने के लिए जो है कि विद्यालय चाहिए, बीमार पड़ेंगे तो उसके लिए हॉस्पिटल चाहिए। तो ये सारी समस्याएं देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये लोगों को जो है कि क्या होना, सरकार ने क्या किया, लोगों को जो है कि ये जानकारियां जो है कि इस जो है कि कार्यक्रम के माध्यम से दिया
कि ताकि जो है कि लोगों में जो है कि क्या हो सके, जागरूकता जो है कि फैल सके। ठीक, नहीं था चला किसी को पता ही नहीं है यार। हम देखे हो तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनकी जो है कि एक या 10-10 जो है कि बच्चे होते हैं, ठीक है ना, 10-10 12-12 जो है कि बच्चे होते हैं। अब बताओ 10-12 बच्चे हो गए, तुमको खाने के लिए भी तो चाहिए, पालने पोसने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। अब कमाने के लिए जो है कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। मान लो कोई बीमार पड़ गया तो हॉस्पिटल लेके भागो। तो सरकार ने क्या किया, इस कार्यक्रम को जो चलाया ताकि जो लोग बता सकें कि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। और जिस देश की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी, समझ रहे हैं कि वो देश जो है कि नीचे जाएगा, बहुत पिछड़ जाएगा अन्य देशों से, क्योंकि खाने पीने की कमी हो जाएगी, दूसरे देशों से जो है कि अनाज मंगाना पड़ जाएगा, भुखमरी की समस्या आ जाएगी। ठीक है, निर्धनता की जो है कि कमी हो जाएगी, निर्धनता देखने को मिल जाएगी। ठीक ना, कमी करें। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, आप देख सकते हो, चौथा भी पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ से चलिए पांचवा पॉइंट देखिए जो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा इसके बारे में आगे बात करेंगे हम। आरसीएच की कार्य योजनाओं में लिंग परीक्षण जैसे उलवेधन, जिसे एमिनियोसेंटेसिस करते हैं, सेंटेसिस, ठीक है, आदि पर व्यापक प्रतिबंध शामिल है। अभी क्या होता है एमिनियो उलवेधन क्या होता है, तो चलिए इसके बारे में आगे हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उलवेधन क्या है। उलवेधन, इसको थोड़ा याद रखेंगे आप लोग, पूछा जाता है उलवेधन। ठीक है ना, ऐसे को इंग्लिश में कहा जाता है एमिनियो सेंटेसिस। एमिनियो सेंटेसिस, ठीक है। अब ये क्या होता है, चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई महिला जो है कि जब गर्भधारण की होती है, ठीक है, मान लीजिए कोई महिला जो है कि गर्भधारण की होती है, यहाँ पे ये बच्चा है, ठीक है ना, ये जो बच्चा होता है, बच्चा मान लेते हैं इसमें पल रहा है, ठीक है, तो इसके जो बच्चा होता है इसमें पाया जाता है, कला पाया जाता है, इसके चारों झिल्ली होती है कलेजी, ठीक है, उसी में भरा होता है कि लिक्विड, क्या भरा होता है कि लिक्विड भरा होता है, ठीक है ना, मतलब तरल पदार्थ होता है। तो इसमें से क्या क्या होता है, जो इंजेक्शन होता है, जो सुई होता है, उस सुई के माध्यम से, ठीक, जो इंजेक्शन होता है इसके माध्यम से इसके अंदर जो तरल पदार्थ होगा, जो तरल पदार्थ होगा, तरल पदार्थ, ठीक है, इस तरल पदार्थ को जो है कि इस सुई के माध्यम से जो है कि बाहर निकाला जाता है, खींच दिया जाता है इसको, ठीक है ना, ऐसे। तो देखिए इसमें क्या करते हैं कि ये जो महिला जो गर्भधारण की होती है, जो बच्चा इसमें पल रहा होता है, ठीक है ना, तो यहाँ से होता क्या है कि इंजेक्शन के माध्यम से, सुई के माध्यम से जो तरल पदार्थ होता है बच्चे से, ठीक है ना, उसको जो है कि निकाला जाता है। और जैसे निकालते हैं तो इस तरल पदार्थ में कोशिकाएं होती है, क्या होती है, कोशिकाएं होती है। आप कहेंगे कोशिका क्या होती है, तो आप जो है कि 9 में पढ़े हैं, 10 में भी जो है कि इसके बारे में थोड़ा चर्चा हुआ है, 11 में पढ़ के आए होंगे, ठीक ना, कि जो कोशिका जो होती है किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जितने सारे जीव होते हैं सजीव, वो सब कोशिका से ही बने होते हैं, ठीक है। हमारा भी शरीर किससे बना हुआ है, कोशिका से बना हुआ है, ठीक। अब कोशिका के अंदर एक गुणसूत्र पाए जाते हैं, और उसी गुणसूत्रों से हम पता कर सकते हैं कि वो बच्चा जो है कि स्वस्थ है कि नहीं है, ठीक ना। ये भी पता कर सकते हैं कि वो लड़का है कि लड़की है, उसका जेंडर भी पता चल जाता है, ठीक है। क्योंकि आप पढ़े होंगे मनुष्यों में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 होती है, और जोड़े में कितनी होती है, 23। तो
44 जो गुणसूत्र होते हैं वो तो समान होते हैं सभी में, लेकिन जो 2 गुणसूत्र होते हैं महिला और पुरुष, पुरुष में अलग होता है। पुरुष में होता है एक्स वाई, महिला में होता है एक्स एक्स। तो इसी से जो है कि लिंग गुणसूत्र से पता चल जाता है कि हम जो है कि जो बच्चा पल रहा है वो जो है कि लड़का है या लड़की है। ठीक है, तो यहाँ से लेके, लेकिन ये लाया किस लिए गया था? उलवेदन या एमिनियो सेंटेटिस जो है कि सेंटेसिस, ये लाया क्यों गया था? तो ये लाया गया था इसलिए ताकि जो है कि पता चल सके कि जो बच्चा पल रहा है वो स्वस्थ है कि नहीं है, किसी प्रकार का उसमें शरीर में जो है कि दोष तो नहीं न है। उसी की जानकारी के लिए ये विधि लाई गई थी, उलवेदन या एमिनियोसेंटेसिस, ताकि पता कर सके कि वो बच्चा जो पल रहा है वो स्वस्थ है कि नहीं है। यदि किसी प्रकार का कोई समस्या होगा तो उसका जो है कि तुरंत जो है क्या हो जाएगा, उसका समाधान कर दिया जाएगा उस बच्चे का। मतलब किसी भी रोग से पीड़ित होगा बच्चा, सही से जो है कि उसके शरीर में कोई कमी है प्रोटीन वगैरह की या किसी चीज़ की कमी तो नहीं न है। ठीक है, तो डॉक्टर उसके अनुसार जो है कि अपना क्या करेंगे, इलाज करेंगे, उस बच्चे का ख्याल रखेंगे। तो इसकी जांच के लिए ही इस विधि को लाया गया था। लेकिन हुआ क्या कि इसका जो है कि दुरुपयोग होने लगा। दुरुपयोग क्या होने लगा, तो मैंने आपको अभी बताया कि इससे ये भी पता चल जाता है कि जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है कि लड़की है। तो लोग क्या करने लगे, लोग जो है कि ये जो है कि जांच कराने लगे कि बताइए कि जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है कि लड़की है। और जब लोगों को पता चल जाता था कि ये लड़की है तो उसका गर्भपात करा देते थे। मतलब उस बच्चे को जो है कि उस महिला का जो है कि अबॉर्शन करा देते थे। उस बच्चे या फिर जो बच्ची जो पल रही है उसका हत्या करा देते थे। उसको कहा जाता है भ्रूण हत्या। क्या बोलते हैं? भ्रूण हत्या बोलते हैं। मतलब जो है कि गर्भ में ही जो है कि बच्चे को मार देना, जो बच्ची पल रही है। ठीक है, तो उसे कहा जाता है भ्रूण हत्या। ऐसी भ्रूण हत्या के कारण जो है कि सरकार ने क्या किया, इस पे एक कानून बना दिया कि कोई भी ऐसा करता है तो उसके ऊपर जो है कि कार्रवाई की जाएगी। तो ये कानून क्या बन गया, अपराध है ये कानून क्या है, अपराध। तो ये किस किस कंडीशन में जो है कि करा सकते हैं, तो इस करा सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि या जो कोई महिला कोई मतलब आप जांच कराना चाहते हैं कि जो बच्चा है कि स्वस्थ है कि नहीं है, तो इस चीज़ के लिए आप जांच करा सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप ये चाहते हो कि बच्चा जो है कि लड़का है या लड़की, तो आप इस चीज़ की जांच कराएंगे तो डॉक्टर भी जो है कि बताते नहीं इसके बारे में। लड़की होगी तभी कहेंगे कि हाँ लड़का है, और लड़का रहेगा तभी तो लड़का कबूल भी करेंगे। लेकिन लड़की भी रहेगी तभी वो क्या कहेंगे कि वो लड़का है, क्योंकि वो बताएंगे नहीं। क्योंकि उनको भी पता है कि ये कानून अपराध है, लोगों के लिए पता चल जाएगा तो उस बच्ची को क्या करेंगे, मार देंगे, जिसे हम कहते हैं भ्रूण हत्या। ठीक ना, तो इसी कारण से जो है कि इस पे जो है कि क्या किया गया, प्रतिबंध लगाया गया। मतलब कुछ जो है कि कंडीशन में जो है कि इसमें जो है कि आप जांच करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो क्या किया गया, तो यहाँ से जो है कि निकाला गया तरल पदार्थ को। और जो तरल पदार्थ होता है इसी में होती है कोशिका। क्या होती है, कोशिका होती है। अब कोशिका के अंदर जानते हैं हम लोग क्या होता है कि इसके अंदर में पाया जाता है गुणसूत्र। क्या पाया जाता है, गुणसूत्र होता है। ठीक, जिसे क्रोमोसोम बोलते हैं। ये जो कि गुणसूत्र पुरुषों में कितना होता है, टोटल 46 होता है, जिसमें से आप जानते हो कि 44 जो है कि लगभग महिला और पुरुष में समान होता है, और जो 2 होता है वो जो है कि असमान होता है। ये जो है कि ये पुरुष होगा तो एक्स वाई, और महिला हुई तो एक्स एक्स। ठीक है, क्या होगी, महिला होगी तो एक्स एक्स होगा, और पुरुष रहेगा तो एक्स वाई। इससे ये पता चल जाता था कि ये जो बच्चा है वो लड़का है कि लड़की। जिस कारण से कि क्या हो गया, पता चलता था कि लड़की है तो उस लड़की को जो है कि गर्भ में जो है कि मार देते थे। इसे कहा जाता है भ्रूण हत्या। तो यहाँ से क्या बढ़ गया था, जो है कि भ्रूण हत्या बढ़ गया था। इसी कारण इस पे क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या लगा दिया इस पे, जो है कि प्रतिबंध।
तो टॉपिक याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि यह है क्या चीज, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप सारी चीजें पढ़ सकते हो, मैंने इसको आपको समझा दिया, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है, जनसंख्या विस्फोट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, मतलब बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, तो देखिए जनसंख्या विस्फोट क्या है, तो कम समय में जो है कि अधिक जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिलता है, तो उसे वो कहा जाता है जनसंख्या विस्फोट। अब ये मत समझिए कि बम वगैरह फूट रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक। मतलब कम समय में ही जो है कि अधिक जनसंख्या की वृद्धि, ये कहलाता है जनसंख्या विस्फोट, ठीक है ना। अब इसका कारण क्या है, इसका जो है कि दुष्परिणाम क्या देखने को मिलेगा, और इसका उपाय क्या है, यही पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में आपका, कि जनसंख्या विस्फोट क्या है, इसके कारण, दुष्परिणाम और इसके उपाय लिखिए। ये आपका जो है कि सीधे 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। या तो छोटे प्रश्न भी पूछ देगा कि जनसंख्या विस्फोट के कारण लिखिए, जनसंख्या विस्फोट के उपाय लिखिए, नियंत्रण के उपाय लिखिए, ठीक है ना, ऐसे करके। तो चलिए इस चीज को देखते हैं, इस चीज को आपको छोड़ना नहीं है, आपको जो है कि मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, ठीक है ना। तो जनसंख्या विस्फोट मैंने आपको बता दिया। अब इसका कारण क्या होता है, देखिए अब देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि हमारे देश में स्वतंत्रता के समय जो है कि लगभग 40 करोड़ जो है कि जनसंख्या थी, लेकिन 1981 में बढ़ के कितना हो गया, 70 करोड़ हो गया, ठीक है। और तो 1947 में आपका 40 करोड़ था, 1981 में 70 करोड़ हो गया, देख लो कितना तेजी से बढ़ रहा है। और 2011 में कितना हो गया, 121 करोड़। अब इस समय देखा है 2025 में तो लगभग 150 करोड़ हो गया होगा, ठीक है, इसके अनुसार। तो कारण क्या है, तो देखिए मृत्यु दर में कमी, मृत्यु दर में क्या होती जा रही है, निरंतर कमी होती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले जो था हॉस्पिटल वगैरह नहीं था उतना, ठीक है, तो लोगों का जो है कि कोई बीमारी हुई तो इलाज नहीं करवा पाते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, अब जो है कि बहुत हर आपका जो है कि हर जो है कि स्थानीय जगहों पे जो है कि आपके हॉस्पिटल सामुदायिक केंद्र हैं, कोई भी बीमारी होती है तो आप चले जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल बन चुके हैं, ठीक है, तो अच्छे से इलाज हो जाता है, तो व्यक्ति बच जाता है। तो यहाँ पे क्या है, मृत्यु दर में जो है कि निरंतर क्या हो रही है, कमी आ रही है, ठीक है। लेकिन जो जन्म दर होता है ना, जन्म दर, उसमें क्या है, वृद्धि हो रही है। तो मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में जो है कि वृद्धि, तो ये कारण हो जाएगा जो है कि जनसंख्या बढ़ने का, ठीक है। तो आगे देखिए क्या है, मातृ मृत्यु दर में कमी। बच्चे के जन्म देते समय जो है कि पहले क्या होता था कि माँ की मृत्यु हो जाती थी या तो बच्चे की मृत्यु हो जाती थी, ठीक, क्योंकि जो है कि उस समय उतना हॉस्पिटल वगैरह नहीं था, अब तो दुनिया भर के हॉस्पिटल हो गए, ठीक। जिस कारण से जो है कि जो बच्चा है, जो चाहे जो माँ है, उसकी मृत्यु दर में क्या आ रही है, कमी। तो ये भी जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या जो है कि विस्फोट या जनसंख्या वृद्धि का क्या है, कारण है। शिशु मृत्यु दर में कमी, जो अभी बताया। जन्म आयु वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि। अशिक्षित लोग, बात तो सही, मेन चीज क्या है, अशिक्षित लोग, लोगों को जो है कि नहीं पता है कि जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, खाने पीने की कमी हो जाएगी, ठीक। निर्धनता देखने को मिलेगी, निर्धनता मतलब धन की कमी, ठीक है। तो ये लोगों को जो है कि पता नहीं है, तो ये जो है कि क्या करते हैं लोग, 10-12 बच्चे जो है कि कर लेते हैं। तो ये सब क्या है, इसकी जो है कि यही कारण है, यही से बोल सकते हैं अशिक्षित लोग होते हैं, ठीक है। जो शिक्षित लोग होते हैं उनके देखना जो है कि 2 या 3 बच्चे रहेंगे, क्यों, क्योंकि उनको पता है कि जनसंख्या बढ़ाएंगे तो उनके लिए खर्चा भी चाहिए, और इसका दुष्परिणाम उनको पता है क्या होगा, ठीक है। तो अशिक्षित लोगों जो है कि लोगों में जो है कि कमी। आगे देखिए जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य की समस्या। अब जनसंख्या बढ़ेगी तो उसके लिए जो है कि शिक्षा स्वास्थ्य की समस्या हम लोग जो है कि कर सकते हैं, व्यवस्था करना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई व्यक्ति को जो है कि इलाज करवाना है तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तो उसके लिए जो है कि क्या होगा, हॉस्पिटल जो है कि बहुत सारे बनवाने पड़ेंगे। ऐसे में देखा जाए तो जो मेन मेन हॉस्पिटल होते हैं उसमें देखना बेड वगैरह जो है कि खाली नहीं मिलते, कोई मरीज लेके गया, कोई व्यक्ति मरीज को, तो वो बता देगा कि पूरा बेड फुल है, लेके बैठा रहता है वहाँ पे, ठीक है ना।
तो अगला क्या है जो है कि रोजगार की समस्या। ठीक है, तो जनसंख्या बढ़ेगी तो रोजगार की भी कमी हो जाएगी। ठीक है, तो रोजगार की समस्या हो सकती है। तीसरा पॉइंट है खाद्यान्न आपूर्ति की समस्या हो सकती है, खाने पीने की समस्या हो सकती है। जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारे देश में उतना अनाज होता नहीं है कि हम जो है कि उसको क्या कर सकेंगे, जो है कि लोगों को खिला पिला सकेंगे या सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है ना, तो बाहर से क्या करना पड़ेगा हमें, बाहर से जो है कि खाद्यान्न जो है कि आयात करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो मेन चीज मिला जुला के है कि अपना ये देश ही जो है कि पीछे जाएगा। ठीक है, निर्धनता की निर्धनता या गरीबी देखने को मिलेगी। ठीक है, पांचवा जो पॉइंट आपका है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा समस्या हो जाएगी। ठीक है, और जो पहला पॉइंट था शिक्षा व्यवस्था की समस्या, मतलब यहाँ पे मैंने आपको हॉस्पिटल के बारे में बताया। शिक्षा व्यवस्था का मतलब होता है कि जैसे स्कूल वगैरह विद्यालय वगैरह जो है कि बनाना पड़ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा जो है कि जनसंख्या बढ़ेगी तो उनके लिए क्या होगा, पढ़ने के लिए विद्यालय की जरूरत पड़ेगी। शिक्षा के लिए उनको शिक्षा चाहिए तो विद्यालय बनाना पड़ेगा जो है कि, तो ये सरकार के ऊपर जो है कि बोझ जाएगा सारा। ठीक है, और सरकार कहाँ से लाएगी, तो टैक्स जो है कि बढ़ाएगी। टैक्स जो है कहाँ से मिलेगा उसको, तो जनता से मिलेगी। तो सारी चीजें मिला के जो है कि जनता के ऊपर आने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है पांचवा में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा समस्या, मतलब वही हॉस्पिटल वगैरह जो बनाना पड़ेगा। कोई व्यक्ति जो कि बीमार पड़ गया तो उसको इलाज करवाना है तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा उसको, तो उसके लिए जो है कि हॉस्पिटल बनाना पड़ेगा। तो हॉस्पिटल बनाने के लिए किसके ऊपर बोल जाएगा, सरकार के ऊपर। ये तो बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल भी होते हैं, और सरकार कहाँ से जो है कि पैसा लाएगी, टैक्स से। ठीक है, तो टैक्स बढ़ेगा तो टैक्स कौन देगा, हम लोग देंगे। तो सारी चीजें जो है कि हम लोग के ऊपर ही थोपी जाएगी। ठीक है, इसका जो है कि जो दुष्परिणाम होगा वो हमारे ऊपर ही बीतेगा। तो चलिए आगे देखिए इसका नियंत्रण क्या होगा, कि जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण के उपाय बताइए, ऐसे पूछा जाता है। तो इसको देख लीजिए। तो पहला पार्ट है जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावी तरीका गर्भ निरोधकों का प्रचार प्रसार करना। कि जो गर्भ निरोधक होते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं गर्भ निरोधक, उस जो है कि गर्भ निरोधक का जो है कि प्रचार प्रसार करना, ताकि जो है कि जनसंख्या क्या हो सके, कंट्रोल हो सके। ठीक है, तो लोगों को जो है कि इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। ठीक है, फिर क्या करना, दूसरा पॉइंट है छोटे परिवार वाले दंपतियों को प्रोत्साहन देना। मतलब जो छोटे परिवार को अपनाते हैं उनको जो है कि प्रोत्साहित करना। क्या करना, प्रोत्साहित करना। जैसे मान लीजिए कि दो बच्चे हैं दंपतियों के, ठीक है ना, जो विवाहित लोग हैं उनके दो बच्चे हैं, तो उनको आप प्रोत्साहित कीजिए। ठीक है ना, तो प्रोत्साहित करेंगे तो जो आसपास में लोग होंगे वो भी देख के जो है कि क्या करेंगे, छोटे परिवार को अपनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो वही चीज है। फिर अगला पॉइंट है शिक्षा व्यवस्था करना, मतलब शिक्षा की व्यवस्था करना, ताकि लोगों को जो है कि सही से जानकारी मिल सके कि इसका दुष्परिणाम क्या होगा। ठीक है, तो वो भी जो है कि अपना क्या करेंगे, छोटे परिवार को अपनाएंगे। परिवार कल्याण संबंधित कार्यक्रम को बढ़ावा देना, मतलब परिवार कल्याण संबंधी जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं उसको जो है कि बढ़ावा देना। ठीक है, ताकि लोग जो है कि जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उसके बारे में जो है कि जान सके, और लोग जो है कि अब छोटे परिवार को जो है कि अपनाएं, ताकि जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है ना, तो ये है सारे जो है कि इसके उपाय। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है 5 नंबर का, या इसी में से छोटे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, जनसंख्या जो है कि विस्फोट क्या होता है, जनसंख्या के विस्फोट के कारण क्या है, जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम क्या हुआ, जनसंख्या विस्फोट के उपाय क्या है। ठीक है, तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। मैं इसका पीडीएफ भी जो है कि आपको डिस्क्रिप्शन में जो है कि इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, सारी चीजें। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, मुझे कि अगला पॉइंट है गर्भ निरोधक। क्या है, गर्भ निरोधक। तो जो गर्भ निरोधक होते हैं, ठीक है, उसके बारे में जो है कि हम बात कर लेते हैं। तो गर्भ निरोधक जो होते हैं इसके क्या क्या गुण होने चाहिए, तो यह जो है कि प्रयोग में सरल होना चाहिए, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो पॉइंट पूछा जाता है उस चीज को हम देखेंगे। गर्भ निरोधक के प्रकार, तो ये जो है कि आप देख सकते हैं 5 टाइप का होता है। प्राकृतिक विधियां होती है, रोधक होता है जिसे बैरियर बोलते हैं, अंतः गर्भाशय युक्तियां होती है जिसे इंट्रा यूरेटिन डिवाइस बोलते हैं, यूटेरिन जो है कि डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, आईयूडी कहा जाता है इसको।
गोलियां होती हैं, शल्य चिकित्सा विधि होती है जिसे बंध्यकरण बोलते हैं, ठीक है ना। ये सारी विधियां हैं। तो प्राकृतिक विधियों में आप देख सकते हो कि इसमें क्या किया जाता है कि प्राकृतिक विधियों में जो है कि जो अंडाणु होता है, जो शुक्राणु होता है, उसको प्राकृतिक रूप से रोका जाता है। मतलब इसमें किसी भी चीज का आप प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे मान लो कि जो दंपत्ति है, ठीक है, सेक्सुअल जो है कि इंटरकोर्स हो रहा है उनके बीच में, तो जो अंडाणु है, जो शुक्राणु है, उनको जो है कि क्या करना, रोकना। क्या करना, जो है कि रोकना, निषेचित होने से रोकना, ठीक है ना। वो यहाँ की क्या होती है, प्राकृतिक विधि होती है, जिसकी कई जो है कि तरीके थे, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से पूछने जाते हैं, ठीक है। तो अगला देखिए विधि क्या आपका है, अगला विधि आपका जो है कि रोधक विधि, जिसे बैरियर मेथड कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कर क्या सकते हैं कि इसमें कुछ जो है कि प्रोटेक्शन वगैरह आते हैं, उसका इसमें जो है कि प्रयोग कर सकते हैं, जो है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, ठीक है, मतलब मैथुन के दौरान, ठीक है। तो वही भौतिक अवरोध होते हैं, ठीक है, जो नर युग्मक और मादा युग्मक को मिलने से रोका जाता है, जैसे सर्वाइकल कैप होता है, डायफ्राम होता है, ठीक है, ये सारी चीजें। फिर तीसरी विधि क्या, अंतर्गर्भाशय युक्तियां, ठीक है, जिसे आईयूडी भी बोलते हैं, साथ में इंट्रा यूटेरिन डिवाइस होता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि अंतर्गर्भाशय युक्ति को गर्भाशय में जो है कि जोड़ा जाता है, जो किसी प्रशिक्षित डॉक्टर या नर्स के द्वारा जो है कि लगाया जाता है, ठीक है। तो अंतर्गर्भाशय युक्तियां, जैसे इसमें आता है चीज आता है, कापर टी आता है, कापर टी, ठीक। ये जो है कि होता है कापर टी, ये कैसे काम करता है, ठीक है ना, इस चीज को चलिए हम देख लेते हैं। देखिए ये जो कापर टी होता है ना, ये टी क्या आकार का होता है, ये किसका बना होता है, देखिए कापर का बना होता है, ऐसे किसका बना होता है, कापर का, ये टी क्या आकार का होता है। अब इसको किया जाता है कि जो गर्भाशय होता है, ऐसे मान लीजिए कि गर्भाशय है, ठीक। इस गर्भाशय में क्या किया जाता है, इस जो है कि कापर टी को यहाँ पे जो है कि रोपित कर दिया जाता है, ठीक है ना। इस गर्भाशय में डॉक्टर या जो है कि नर्स के माध्यम से इस युक्ति को इस जो है कि गर्भाशय में जो है कि रोपित कर दिया जाता है, स्थापित कर दिया जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए जो है कि मैथुन के दौरान, सेक्सुअल जो है कि इंटरकोर्स के दौरान क्या होगा, यदि यहाँ से स्पर्म जाते हैं, ठीक है, स्पर्म जो है कि यहाँ से जाते हैं, यही है जो है कि नर युग्मक, और यहाँ पे होती है जो कि ये फेलोपियन ट्यूब होता है, और यहाँ पे होता है जो कि अंडाशय, यहाँ पे क्या होता है जो कि अंडाशय होता है, इसी अंडाशय से अंडाणु निकलता है और यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। ये शुक्राणु इस अंडाणु से जाके मिलेगा, तो इसी को मिलने से रोकना है, निषेचित होने से रोकना है। तो रोकने के लिए क्या किया गया है यहाँ पे, तो जो महिला का जो गर्भाशय होता है, उस गर्भाशय में कापर टी को स्थापित कर दिया जाता है। और ये कापर टी करेगा क्या, ये आयन जो है कि रिलीज करता है, कापर आयन। ये आयन करता क्या है, क्योंकि जानते हो जो कापर होता है इस पे दो धन आयन होता है, ठीक है। तो ये आयन जो है कि रिलीज करेगा, तो उसी आयन के कारण जो शुक्राणु होते हैं उनकी गति को ये कम कर देता है। ये जो कापर होगा, आयन जैसे ही रिलीज करेगा, ठीक है, तो इस जो है कि शुक्राणुओं की गति को कम कर देगा, और जैसे ही शुक्राणुओं की गति को कम करेगा, तो ये शुक्राणु जो है कि यहाँ तक पहुंच नहीं पाते हैं, अंडाणु तक जो है कि ये पहुंच नहीं पाते हैं। और जब अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते हैं तो निषेचन की घटना नहीं होती, ठीक है। तो निषेचन की घटना जो है कि नहीं होती, फर्टिलाइजेशन की, ठीक है। तो निषेचन की घटना नहीं होती है, और जब निषेचन की घटना नहीं होती है तो यह महिला क्या होगी, गर्भधारण से जो है कि बच जाती है, गर्भधारण से क्या हो जाएगी, बच जाएंगी, ठीक है ना। तो यही है आपका जो है कि आईडी, अंतर्गर्भाशय युक्तियां। तो उसी युक्तियों में जो है कि एक है कापर टी, ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। आगे चलिए देखते हैं हम लोग। चौथा जो है कि गोलियां, गोलियां कैसे काम करती है, इसको पिल्स कहा जाता है। जैसे आप देख लो जो कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं, ठीक है ना,
कि गर्भाशय से बचने के लिए बहुत सारी जो है कि दवाइयाँ या गोलियाँ खाती हैं। क्या करती है, जो कि गोलियाँ वगैरह खाती है। अब वो गोलियाँ कैसे काम करती है, तो गोलियाँ जो होती है, पिल्स जो होती है, ठीक है, इसको पिल्स बोलते हैं, पिल्स। ये जो गोलियां होती है, गोलियों में जो है कि दो हार्मोन मिले होते हैं। कौन कौन से हार्मोन होते हैं, तो आप एक होता है कि एस्ट्रोजन, ठीक, और दूसरा हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन। क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन। ये गोली में जो कि इसी दोनों हार्मोन से जो कि गोलियां मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो इन दोनों गोलियों में क्या होता है, एस्ट्रोजन जो है कि प्रोजेस्टेरोन जो है कि हार्मोन का जो है कि संगठन होता है, ठीक है ना। ये जो है कि गोलियां जो है कि 21 दिनों तक लगातार ली जाती है, 7 दिन तक जो है कि अंतराल पर जो है कि रखा जाता है इसको, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये सारी चीज लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं। फिर देखिए ये करता क्या है, ये जो शरीर में क्या करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन और ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये दोनों करते क्या है, तो शरीर में जो है कि ये हमारे जो है कि हार्मोन जो है कि दिमाग को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे एलएस कहते हैं, जो है कि फॉलिकल जो है कि स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे एफएसएच कहते हैं, ठीक है ना, इसको जो है कि रिलीज करने से जो है कि रोकते हैं। देखिए ये दोनों हार्मोन क्या करेंगे, एलएच हार्मोन, क्या है, एलएच हार्मोन और प्लस एफएसएच, इन दोनों हार्मोन को निकालने से, रिलीज करने से रोका जाता है। क्या कहते हैं, रोकते हैं, क्या कहते हैं, जो है कि रोकते हैं। अब इन दोनों का काम क्या था पहले, तो इन दोनों का काम होता है कि जो अंडाशय होता है, ये जो अंडाशय होता है इसी में बनता है अंडाणु। ऐसी अंडाणु को जो है कि बाहर निकलने से रोका जाता है, जिसको हम अंडोत्सर्ग बोलते हैं। जब अंडोत्सर्ग नहीं होगा तो क्या निषेचन की घटना होगी, नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे अंडाणु होगा ही नहीं, ठीक है। तो बस केवल नर ही मुक्त जाएगा, तो महिला जो है कि गर्भधारण से बच जाती है। यदि ऐसा होता है कि यहाँ से अंडाणु निकल के यहाँ पे चल भी गया, तो फिर क्या होगा, तो इसी अंडाणु के चारों तरफ, इसी अंडाणु के चारों तरफ देखिए एक परत बन जाती है। क्या बन जाती है, एक जो है कि परत बन जाती है। अब परत जब बन गई इसके चारों तरफ, अंडाणु के चारों तरफ ऐसे परत बन गई है, ठीक, इसके चारों ऐसे परत बन गई। अब ये शुक्राणु आएगा इसको वेदने के लिए, तो ये जो है कि इसको वेद नहीं पाएगा, मतलब उस परत को जो है कि छेद नहीं पाता है। और जब छेद नहीं पाएगा तो निषेचन की घटना नहीं होगी, और जब निषेचन की घटना नहीं होती तो महिला जो है कि गर्भधारण से बच जाती है, ठीक है। तो यही होता है आपका जो है कि गोलियां इस, तो गोलियां जो है कि किन हार्मोन का जो है कि संगठन होता है, तो एस्ट्रोजन और जो है कि प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन करता है क्या, जो है कि हमारे ब्रेन को जो है कि क्या कर देता है, ये हार्मोन जो है कि हमारे ब्रेन से जो है कि, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और जो है कि एफएच हार्मोन निकालने से जो है कि रोकता है। ये जो हार्मोन्स होते हैं, ये जो है कि एलएच हार्मोन और एफएसएच हार्मोन को जो है कि निकालने से क्या करता है, रिलीज करने से रोकता है। और ये करते क्या थे, तो ये जो अंडोत्सर्ग होता है ना, अंडाणु के जो है कि विकास में या अंडोत्सर्ग में इन्हीं की भूमिका होती है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और जो है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इन्हीं का काम होता है जो कि अंडोत्सर्ग में, कि यहाँ से अंडाणु जो है कि निकलेगा, चला जाएगा जो कि इस फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है ना। तो ये जो है कि इसका काम था। तो अब इसी को जो है कि इसने क्या किया, रोक दिया। और जब रोक दिया तो इसका जो है कि निर्माण नहीं होगा, मतलब ये हमारे शरीर में जो है कि नहीं बनेगा। जब नहीं बनेगा उस शरीर में जो है कि महिला के, तो ये यहाँ से जो कि अंडाणु जो है कि बाहर नहीं निकलेगा। जब बाहर नहीं निकलेगा तो ये शुक्राणु जो है कि निषेचित किसको करेगा, निमानो निकल भी जाता है तो इस अंडाणु के चारों तरफ क्या बन जाएगा, एक जो है कि परत बन जाती है म्यूकस की। म्यूकस की जब परत बन जाती है तो इस शुक्राणु जाके इसको छेदेगा, तो ये वेद उसको छेद नहीं पाता, मतलब वेद नहीं कर पाता है इसको, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है कि महिला गर्भधारण से क्या रहती है, बच जाती है। तो इस प्रकार से ये गोलियां काम करती है, ठीक है ना। तो जैसे गोलियों में जो है कि सहेली है, मालाडी है, मिनी पिल्स है, ये सारे जो है कि क्या होती है, दवाइयाँ मतलब गोलियां होती है, ठीक है ना। और ये जो गोलियां होती है बहुत ये इसका नुकसानदायक भी होता है, ठीक है ना। ऐसा जो है कि नहीं करना चाहिए। ये जो गोलियां होती है, हो सकता है कि आने वाले समय में वो महिला जो है कि मां न बन सके, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका बहुत नुकसानदायक भी होता है।
ठीक है, तो ऐसा करना नहीं चाहिए। तो चलिए आगे हम देखेंगे शल्य चिकित्सा या शल्य क्रिया विधि। इसमें क्या किया जाता है जो है कि कोई व्यक्ति जो है कि चाहता है कि हम कोई दंपति चाहते हैं कि हम बच्चा ना पैदा करें आने वाले समय में, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए किसी के 2 बच्चे हो गए हैं, ठीक है, और अगला बच्चा नहीं चाहता है, तो वो क्या कर सकता है, इस विधि का उपयोग कर सकता है। इसमें करते क्या है, परमानेंट मतलब हमेशा के लिए अस्थायी विधि होती है। अस्थायी मतलब इसमें क्या किया जाता है, महिला है तो महिला में जो है कि इस ट्यूब को काट दिया जाता है। अब काट के जो है कि इसको बांध देंगे, ऐसे इसको भी बांध देंगे। अब यहाँ से अंडाणु जो है कि निकलेगा तो यहाँ तक तो जाएगा यहीं पर रह जाएगा, ठीक है। तब जो है कि वो महिला जो है कि मान लो, ठीक है, तो महिला जो है कि मां नहीं बन पाएगी, इसके बाद गर्भधारण जो है कि गर्भधारण नहीं कर पाती है। तो इस प्रकार से जो है कि यह है शल्य क्रिया विधि। ऐसे पुरुषों में भी होता है नसबंदी कर, इसी को बोला जाता है नसबंदी, ठीक है। महिला में ट्यूब को काटा गया, ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, ट्यूबेक्टोमी। पुरुषों में होता है जो कि वास्ट डिफरेंस, तो वैस्कोटोमी कहा जाता है उसको, ठीक है। तो वही चीजें अस्थायी विधि होती है बंधकरण की, ठीक है ना। तो देखिए उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, सारी चीजें। तो ये था आपका जो है कि पार्ट 1। इसके बाद जो है कि वीडियो और आएगा पार्ट 2, जिसमें जो है कि आपको बताएंगे कौन से जो है कि इसी में जो है कि आपके मेन टॉपिक जो है कि इसके आगे भी है, जहाँ से आपके 2025 में प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है ना। तो उस चीज़ को हम देखेंगे, ठीक है। जैसे बीमारी वगैरह के बारे में देखेंगे, मतलब यौन संचालित रोग या लैंगिक संचालित रोग जिसको बोला जाता है, एसटीडी बोल देते हैं शॉर्ट में, ठीक है ना। या ऐसे बोला जाता है जो कि सेक्सुअल जो कि ट्रांसमिटेड डिजीज, तो जिसमें से आपसे पूछा गया था पेपर में सुजाक के बारे में, सिफिलिस के बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे, एड्स के बारे में बात करेंगे, हेपेटाइटिस बी के बारे में बात करेंगे। फिर जो है कि इनफर्टिलिटी मतलब वंध्यता के बारे में बात करेंगे, जिसमें आप पढ़े जानोगे जो है कि पुरुष नसबंदी क्या होता है, महिला नसबंदी क्या होता है, ठीक है। परखनली शिशु के बारे में बात करें, भी पूछा जाता है। फिर आपका जो है कि गिफ्ट GIF, ठीक है ना, जिससे गैमेट गैमेट जो है कि इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर कहा जाता है, ये भी पूछा जाता है आपसे, ठीक है। सरोगेट माँ क्या होती है, ये भी पूछा जाता है आपसे। तो अभी ये सारी चीज़ें टॉपिक बचा हुआ है, तो अगले जो है कि पार्ट में आपको इसको करा देंगे, ठीक है। तो ये 2 पार्ट में वीडियो आपका रहेगा। तो इसमें याद रखिएगा कि इसमें जो मैंने आपको बताया है कि जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, इसके दुष्परिणाम क्या होता है, निवारण क्या होता है, ये पूछा जाता है। जन स्वास्थ्य जो है कि परिभाषा पूछ लेता है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि मैं इसमें आपको हाईलाइट कर दिया हूँ कि कौन सा जो है कि आपका इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप उसको भी पढ़ लेते हैं तो बहुत है। बाकी जो चीज़ें हैं तो जानकारी के लिए आपको रखना ही है, ठीक है। जानकारी रखते हैं तो अच्छी बात है। देखिए आप पेपर में जाते हो, पेपर देने जाते हैं आप एग्जाम देने, तो उन टॉपिक जो हाईलाइट किया उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये है जो है कि आपका पहला पार्ट। इसका मैं PDF जो है कि आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं पूरा PDF इसका फ्री में, ठीक है ना। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ जो है कि शेयर कर सकते हैं, और ठीक है, और लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नहीं करें तो कोई बात नहीं है, ठीक है, आपकी मर्जी। तो फिलहाल जो है कि आज इतना रहने देते हैं। धन्यवाद।